दुनिया की तरह रस्मों की तरह, वादों की तरह कसमों की तरह, मौसम की तरह तुम भी तो न बदल जाओगे। सियासत में बदलने का खेल चलता ही रहता है, मगर एक नई सियासत इस बदलने के दौर में चल पड़ी है, खौफ की सियासत। और खौफ की सियासत इतनी अच्छी तरह से चल रही है कि कई राज्यों में जीत की गारंटी दे रही है। आज बात करेंगे कि राजस्थान में क्या हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुए हैं, ये खौफ की राजनीति की वजह से परिणाम देकर गए हैं। क्या बिहार के जो परिणाम आए हैं वो खौफ की राजनीति की वजह से? क्या हरियाणा के चुनावी परिणाम भी खौफ की राजनीति की वजह से थे? पता नहीं। खौफ किसका? बहुमत का, या फिर ज्यादा बोलने वाले का, बलशाली का, या फिर एक जाति विशेष को लेकर दूसरी जातियों में आग्रह का? यह अनायास ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो राजस्थानी ट्वीट के एक्स अकाउंट पर मुझे एक वीडियो दिख गया, और उस वीडियो में राव नरवीर सिंह यादव समुदाय से है, कैबिनेट मंत्री है हरियाणा के, वो जाटों के बारे में जो कुछ बोल रहे थे वो देखने के बाद, हाल फिलहाल में चुनाव के बाद जब मैं बिहार गया तो वहां पर एक बार चुनाव हो जाते हैं तो ज्यादा स्पष्ट तरीके से आपको पता चल पाता है कि वजह क्या रही होंगी। अब देखिए, चुनाव हो जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी वजहें बताते हैं, जिसमें 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाना मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यह हो भी सकता है, मगर बड़ी वजह जो नजर आई वो खौफ की राजनीति जो बीजेपी जेडीयू ने पैदा की थी लोगों में, वो मुसलसल जारी है कि यादव अगर जीत गए तो समझिए पता नहीं क्या होगा, वापस से जंगल राज आएगा। उत्तर प्रदेश में कमोबेश यही बीजेपी समझाती हुई नजर आती है यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर, और हरियाणा में भी लोग यही कह रहे थे कि जिस तरह से जाटों ने शोर मचाया, बाकी जातियों ने एक साथ मिलकर वोट दिया और बीजेपी निकल गई। अब कांग्रेस इसे वोट चोरी का मुद्दा कहती है, एसआईआर का मुद्दा कहती है। एसआईआर अपने आप में कितना बड़ा घोटाला है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चोमू में 100% राजस्थान के फॉर्म जमा हो गए तो क्या कोई मरा ही नहीं इस बीच, या फिर कोई कहीं गया ही नहीं? 99.5% एसआईआर के फॉर्म राजस्थान में जमा हो गए। ये कोई घोटाला आपको नहीं नजर आ रहा है? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो कमाने खाने कहीं गया होगा दूसरे राज्य में, मरे भी लोग होंगे। वापस से इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म का आना अपने आप में चौंकाता है, मगर कोई राजनीतिक पार्टियां चौंक नहीं रही है, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह से फॉर्म लौट के आ रहे हैं 99.5% और कई जिलों में 100%, तो वोट भी 100% पड़ने चाहिए, जो नहीं पड़ते हैं। पता नहीं क्या घालमेल है, मेरे तो समझ में नहीं आता है। खैर, लौटेंगे एसआईआर पर। ये राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को देखना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें देखना है। पता नहीं कैसे ये देख रहे हैं, मगर ये आंकड़े चौंका रहे हैं। ये आंकड़े चौंका रहे हैं। लोग खुशी मना रहे हैं कि सारे फॉर्म लौट आए। ऐसे कैसे लौट सकते हैं? फिर इस प्रोसेस का मतलब क्या है? मगर लौटते हैं आज दूसरे मुद्दे पर। राव नरवीर सिंह की बात सुनिए। कैबिनेट मंत्री हरियाणा में, जाट एक वोट देगा 100 का गीत गावेगा राव नरवीर, और यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस के साथ ये जुड़े रहें और गीत गाते रहें ताकि हम चुनाव जीतते रहें। हम इतना तक तो ये थाना घोड़ा मचान की हर सरकार बड़ी है, ये रोला जाट आगे सारी को बात। और मैं थमने लाके और कौन में ना बताऊं, ये भी चाहिए। मेरी वो तो आधार तो यही है, और गांव वाले इतना उनको शहर जितावे।
कोई आपस में लोना बांधी घर बदली ना सारे गए थे ना कपड़ों से किसने गया सब बीजेपी के रहे तो इसलिए हालात ठीक रहे लेकिन हम भी ठीक रहे तो मेरा भी काम चल जाएगा हम और थोड़ी बहुत और कम कर दी कोई बात नहीं रोड़ा मचाते रहे जाट का रोड़ा भी चल जाएगा जाट एक वोट देकर 100 का बीत रहा होगा तो हम रोड़ा मचाते रहो मेरा काम जाटों के रोला मचाने से हमारी सरकार आ गई, ये कह रहे हैं बीजेपी के हरियाणा में मंत्री, क्योंकि इतना रोला मचाया इन्होंने कि जाट आ गया कि सारी जातियां एकजुट हो गई और हम आ गए। आप रोला मचाते रहना, रोला मचाते हो मगर वोट हमें देकर जाते हो। अब देखिए यादव समुदाय के कितने उम्मीदवार जीते हैं बिहार में, अगर आप इस बात को देखिएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के यादव उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं। हरियाणा में जितना रोला मचाया उसमें से बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 16 विधायक कांग्रेस के जाट जीते हैं तो 14 बीजेपी के भी जीते हैं और रोला इतना मचाते हैं जैसे लगता है पूरी कांग्रेस यही चला रहे हैं। तो ये एक बीजेपी के जीत का फॉर्मूला जो हरियाणा में है या फिर बिहार में यादवों का है या फिर उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश किया जा रहा है या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के खौफ का डर जो दिखा रही है बीजेपी, वो भी एक खौफ की राजनीति ही है। खौफ की राजनीति कि ये बहुमत वाले आ जाएंगे, ये मार्शल कौम का कोई आ जाएगा तो आपकी चलेगी नहीं, सब एकजुट हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। मगर ये मार्शल कौमें एक साथ कभी जुटती नहीं है, ये अपने लिहाज से वोट दिया करती हैं। अब देखिए किसी जाति को हम टाइगर कह नहीं सकते, लायन कह नहीं सकते, यह भी अपने आप में एक भेद हो जाएगा। मगर शेर और बाघ झुंड में नहीं चला करते हैं और मार्शल कौमें झुंड में कम चला करती हैं, जिसका फायदा बाकी जातियों को हो जाता है, सब एकजुट हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें हाल फिलहाल के राजस्थान के उपचुनाव को तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जगमोहन मीणा दौसा में चुनाव नहीं जीते, क्योंकि वहां पर इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि बीजेपी का वोट बैंक और मीणा समुदाय आसानी से चुनाव जीत जाता। मगर डीसी बैरवा के साथ सारी अगड़ी जातियां बीजेपी के सारे वोट बैंक, सचिन पायलट का वोट बैंक तो आना ही था, सारे जुड़ गए और जीत गए। वहां खौफ क्या दिखाया गया कि किरोड़ी आ जाएगा तो मीणे जीना मुश्किल कर देंगे, ये ब्राह्मणों को समझाया गया। अंता में भी यही हुआ, बीजेपी का सारा वोट बैंक चला गया प्रमोद जैन भाया को, ये डर दिखाकर कि नरेश मीणा न जीत जाए। तो ये खौफ की राजनीति जो है, क्या कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी या बीजेपी को ज्यादा पहुंचाएगी पता नहीं। मगर जो जाटों को लेकर ये बात कही जा रही है, राजस्थान में भी कमोबेश इस तरह के हालात हैं कि आपको ज्यादा सोशल मीडिया पर या फिर ज्यादा युवा नेता आपको जाटों के दिखाई देंगे कांग्रेस में, मगर बीजेपी में भी एक बड़ा वोट बैंक है। अगर सारे जाट मिलकर हनुमान बेनीवाल को वोट दे दिए होते तो फिर रेवत राम डांगा चुनाव नहीं जीतते। यहां पर भी एक खेल है और ये एक एक्सपेरिमेंट जो है कांग्रेस में एक बार हुआ था, क्योंकि बीजेपी ने जाटों को आरक्षण देकर कांग्रेस के कोर वोट बैंक को तोड़ लिया है। अब कांग्रेस के पास बाकी जातियां कैसे आए, एक बड़ी समस्या है। लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी इस एजेंडे को, जानते हैं कि ओबीसी बड़ी संख्या में, या कह दीजिए कि गैर जाट ओबीसी जातियां 90% अभी भी बीजेपी के पास है और यही ताकत है जिसे लेकर वो बिहार गए थे। मगर बिहार में यादवों के संग बाकी ओबीसी नहीं आ पाई और जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ। यहां पर भी जाट समुदाय के साथ बाकी ओबीसी आ पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या जाट सभी
15% हैं, 16% हैं, 12% हैं, 18% हैं, 10% हैं, इस डिबेट में नहीं भी पड़े तो क्या ये सभी कांग्रेस के साथ आएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर शुभकर्ण चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो जाट बीजेपी के साथ जाएंगे, भगवान आराम सैनी या फिर राजेंद्र गुढ़ा के साथ नहीं जाएंगे। अगर प्रियंका चौधरी या फिर कोई जाट लड़ता है बीजेपी से बाड़मेर में तो मेवाराम जैन के साथ जाट नहीं जाएंगे। और ये कई विधानसभा क्षेत्रों में है, एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं। जाबर सिंह खर्रा के साथ ही जाट जाएंगे, दीपेंद्र सिंह के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि राजपूतों की एक समस्या है, बाकी जातियों की समस्या है कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि धौलपुर राजघराना के पूर्व महारानी वसुंधरा राजे या राजा साहब दुष्यंत सिंह जाट समुदाय से हैं। सारे राजपूत बीजेपी के नाम पर वोट दे देते हैं, मगर जाट अपने उम्मीदवार के साथ जाते हैं। जाटों की राजनीति करने वाली पार्टी या फिर नेता बहुत ज्यादा सफल इसलिए नहीं हो पाए। हनुमान बेनीवाल जितनी मेहनत करते हैं, अब देखिए रामेश्वर डूडी को लेकर किसे चिंता थी कि श्रद्धांजलि दी गई या नहीं दी गई, मगर हनुमान बेनीवाल के कहने पर देश के सबसे बड़े संस्थान लोकसभा में रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि दी गई। ये हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का काम किया है, मगर विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली है इन्हें। इसलिए कह रहे हैं कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। यही हालात मैंने देखा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ। देखिए, कांग्रेस का प्रभाव दो जगहों पर है, जहां पर जाट ज्यादा है या जहां पर मीणा ज्यादा है। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था बीजेपी के जो कोर वोटर है वहां जाकर। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, व्यापारियों के पास जा रहे थे कहने के लिए कि सुरक्षा की गारंटी हमारी है, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उसके चक्कर में मत आना। दुकान दुकान जाते हुए हमने उन्हें देखा था। इस परसेप्शन को लेकर नरेश मीणा भी जूझ रहे हैं। नरेश मीणा चाहे जितनी मेहनत कर लें, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो एक तरह से उनके खिलाफ एक खौफ खड़ा करेगा। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय अशोक गहलोत ने काट निकाली थी। अशोक गहलोत ये समझ गए थे कि मामला बिगड़ चुका है जाटों के आरक्षण देने के बाद। वो दौर था जब 16 सीटें लोकसभा की जीती थी कांग्रेस ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि जाट चले गए हैं बीजेपी के साथ, जाने दो, हम भी राजपूतों को तोड़ के ले आएंगे। कोटा से इजराज सिंह को बाहर निकाला। जोधपुर परिवार राजी नहीं हुआ तो फिर हिमाचल में शादी हो चुकी थी कटोच की, जो वहां की बेटी थी, उन्हें लेकर आए और केंद्र में मंत्री भी बनाया। जितेंद्र सिंह को लेके आए। प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव हार गए, फिर भी लड़ाया। तो एक तरह से उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से गैर जाटों को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ जोड़कर, ब्राह्मणों को जोड़कर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए जहां पर ये हमारी सेंध, हमारे वोट बैंक में सेंध लगाए हैं तो उनके वोट बैंक में भी सेंध लगाएं। मगर धीरे धीरे सनय सनय ये बीजेपी का वोट बैंक चला गया बीजेपी के पास, या फिर कांग्रेस उसे कैटर नहीं कर पाया। अशोक गहलोत की रणनीति पर वो आगे बढ़ नहीं पाए। अशोक गहलोत ने गैर जाट राजनीति खड़ा करने की कांग्रेस में एक गंभीर कोशिश की थी, जो धीरे धीरे उस चुनाव के बाद ही असफल होती दिखाई दी। इजराज सिंह वापस चले गए बीजेपी में। भंवर जितेंद्र सिंह दोबारा चुनाव जीते नहीं, हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास उसके बाद विधानसभा में आए। मगर इसके अलावा भी बाकी जो दूसरे थे, वहां पर जोधपुर में जो वहां की बेटी थी वो भी हिमाचल चली गई, दोबारा आई नहीं, तो वहां पर भी एक बिखर सा गया। पर अब कांग्रेस का पूरा जो दारोमदार है इन्हीं बड़ी जातियों पर है। अगर ये बड़ी जातियां पूरी तरह से साथ नहीं रहती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ा गंभीर संकट भी है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन इलाकों को छोड़कर 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई देती नहीं है। आदिवासी वोट बैंक का आप छोड़ दीजिए, गणेश घोगड़ा अपनी सीट जीत जाए तो जीत जाए, बाकी वहां बाप पार्टी ने झाड़ू लगा दिया है। अब बचे जाट वोट बैंक का इलाका और मीणा वोट बैंक का इलाका। अगर बीजेपी वहां पर जाट उम्मीदवार को उतारती है तो वो अपना वोट लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल पार्टी बना लेते हैं तो कुछ वहां भी वोट जाएगा। ये एक बड़ा संकट है और इसी आधार पर बिहार और हरियाणा में जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और इसी जातिगत समीकरण को साध कर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जीते हैं, तीसरी बार जीतने के फिराक में हैं। क्या राजस्थान में भी इस तरह की राजनीति दोहराई जा सकती है? सचिन पायलट की असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजहों में जो लोग पत्रकार आपस में बैठकर गिनाते हैं कि इन्होंने जाट वोट बैंक को ही हमेशा आगे बढ़ाया है। केवल मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया या विद्याधर चौधरी नहीं है, अनिल चोपड़ा नहीं है। अभी भी ये अजमेर से विकास चौधरी को लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के लिए जान लगाए हुए थे, हालांकि नहीं मिला क्योंकि अशोक गहलोत उनके धुर विरोधी रामचंद्र चौधरी को टिकट दिला लाए थे। कार्तिक चौधरी को वो राजसमंद से टिकट दिलाना चाह रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की पूरी राजनीति भी अगर देखें तो जाट नेताओं के सहारे ही चलता है और ज्यादा राजनीति भी जाट नेताओं के इर्द गिर्द ही करते हैं। अब कहते हैं लोग, आकलन है ऐसा जिसकी वजह से उनके पास बड़ी संख्या में मजबूत जो ओबीसी के नेता, दूसरी जातियों के गैर जाट ओबीसी नेता या फिर ब्राह्मण, राजपूत या दलित नेताओं की कमी है। जितनी बड़ी संख्या में जाट नेता उनके साथ रहते हैं उतनी बड़ी संख्या में दूसरी जाति के नेता उनके साथ नहीं है। इसकी वजह भी है कि उनको लेकर आने वाले भी सीसराम ओला ही थे राजस्थान की राजनीति में, हेमाराम चौधरी थे, रूपाराम डूडी थे, यही लोग लेकर आए थे उन्हें। अब इस वजह से वो जाट राजनीति में घिरे रहते हैं। मगर ये हो सकता है कि सरलीकरण हो किसी के लिए कहने का, मगर अशोक गहलोत ने एक समग्र राजनीति शुरू की थी राजस्थान में, वो बिखरा हुआ है। क्या ये जो कह रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कि तुम फिर से रोला मचाओगे, हम फिर से आएंगे, ये महज संयोग है या बीजेपी का प्रयोग है? अगर ये प्रयोग है और सफल हो रहा है तो फिर कांग्रेस को अपना कुनबा बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस का कुनबा कैसे बढ़ेगा? 23 जिला अध्यक्ष ओबीसी के बने, उसमें से कहा गया कि 16 जाटों के पास गया है। अब सही भी है, जाट इन्हें वोट देते हैं तो किनके पास जाएगा? मगर ये वोट देते हैं तो इन्हीं के पास जाएगा। इसके अलावा अपने वोट बैंक को कैसे जोड़ें, इसे भी ध्यान में रखना होगा। वोट बैंक नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए 100 सीटों के पार आप नहीं जा पाए हो। 25 सालों में कांग्रेस 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाई है, तो अगली बार 100 सीट कैसे क्रॉस कर पाएगी? अच्छा, इतनी मजबूत ये जातियां हैं जो कांग्रेस के पास है, ये ऐसा आपको हमेशा फील देगी कि अब बस सत्ता में आ ही रहे हैं और मैक्सिमम आप अगर जोर लगा लें इन जातियों के भरोसे तो आप 80 सीटें जीत सकते हैं। 80 सीट जीतकर भी क्या करेंगे जब सरकार बनेगी नहीं? इसलिए अभी भी आदिवासी इलाकों से सुपड़ा साफ होने के बाद, जहां पर कहते थे कांग्रेसी कि अगर हम मेवाड़ जीत गए तो हमारी सरकार बन जाएगी, जो मेवाड़ जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, वो जमाना कांग्रेस के लिए लद गया। अब जब मेवाड़ का जमाना लद चुका है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा के इलाके में बीजेपी ने अपना गढ़ बना लिया है, जालोर, सिरोही के इलाके में और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी आपके वोट बैंक को लेकर जा चुकी है, तो फिर दूसरे इलाके में वोट बैंक को साधना होगा। जिस तरह से अशोक गहलोत ने संयम लोढ़ा, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया जैसे बीजेपी के कोर वोट बैंक के नेताओं को आगे बढ़ाया है, जाट, गुजर, मीणा समुदाय के वोट बैंक के सामने, पटेल वोट बैंक के सामने, उन एक्सपेरिमेंट को वापस से दोहराना होगा कांग्रेस को, अगर बिहार और हरियाणा की राजनीति राजस्थान में ना दोहराए। इसलिए क्योंकि मोबाइल पे आपको देखिए, मोबाइल पर जो मार्शल कौमें हैं वो ज्यादा सक्रिय रहती हैं। अगर मोबाइल पर आप देखोगे और मोबाइल के सारे राजनीति करोगे, ये सोचकर करोगे कि
सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया पर हमारे कांग्रेस के नेता ज्यादा लोकप्रिय हैं और हम इसलिए सत्ता में आ जाएंगे। तो ये बिहार में फेल हो गए हैं, हरियाणा में फेल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में कहा नहीं जा सकता क्या होगा, क्योंकि वहां पर जाति और धर्म दोनों की राजनीति लेकर चलते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए क्या है कि आप चूरू में राहुल कसबा जीत गए, मगर मंडेलिया परिवार वहां पर जीत नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस वहां मुस्लिमों को टिकट देती है, वहां के जाट जो हैं वो हिंदूवादी हो जाते हैं, और जैसे ही जाट को टिकट देती है, वहां के जाट जातिवादी हो जाते हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस के सामने बड़ा संकट है। मुस्लिमों को टिकट देना है, मगर मुस्लिमों को टिकट मिलते ही वहां पर हारने का संकट पैदा हो जाता है। वैसे विधानसभा में ही कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देने की हिम्मत कर सकती है, जहां पर 50% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या हो गई है या होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ऐसी कितनी सीटें हैं? ऐसी 4-5 सीटें हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिस तरह की ये राजनीति चल रही है राजस्थान में, ये बीजेपी के लिए एक अवसर पैदा करने वाली है। जितना भी आप कह लीजिए कि बिहार में मोदी का मैजिक चला है, बिहार में 10,000 का जो अकाउंट में डाला गया है उसका जादू चला है, मगर गांव में आप अगर जाइए, ट्रेन में सफर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक जातिगत करंट जो है मतदाताओं में दौड़ रहा था और धर्म का भी दौड़ रहा था, तभी ओवैसी इतनी बड़ी संख्या में वहां पर सीटें जीत कर आए हैं। इसलिए जाति और धर्म का बोलबाला चुनाव में बढ़ेगा, और इस गोलबंदी ने जो उपचुनाव में दिखाया है, ये गोलबंदी एक डराने वाला है। जो अभी पंचायत के चुनाव होने हैं या फिर नगरपालिका नगर निगम के चुनाव होने हैं, इन चुनावों में ये दिखाई देगा कि किस इलाके में कितना जीत पाते हैं और कौन कौन किस किस जाति के लोग किस पार्टी को वोट देते हैं। तो देखिए, विकास हमेशा से मुद्दा रहा है, पानी बिजली सड़क मुद्दा हमेशा से रहा है, ये मुद्दा आगे भी रहेगा, मगर माइक्रो लेवल पर एक खौफ की राजनीति जो है सबसे अच्छा और सबसे मुफीद फसल पैदा करने वाली राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है कि खौफ पैदा करो और वोट काटो। ये एक ट्रेंड आपको असम से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भी आ जाए तो आप आश्चर्य मत करना, यहां पर भी बड़ी आसानी से चुनाव में यह मुद्दा बन जाएगा कि फला जाति का उम्मीदवार जीत जाएगा, तो फिर समझो क्या होगा। और ये डर दिखाकर, खौफ दिखाकर बाकी जातियों के गोलबंदी में आसानी होगी और दूसरी जातियों का वोट बैंक बर्बाद होगा। नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल इसके शिकार हैं। कांग्रेस इस राजनीति के सहारे आगे बढ़ती है तो वो भी इसके शिकार हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। मगर फिलहाल तो लोग परेशान हो रहे हैं, छात्र बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती का अप्लाई करने के आखिरी दिन है, पोर्टल खुल नहीं रहा है। यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड में फोन कर रहे हैं, वहां पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। अगर आवेदन कई दिनों से, ऐसा नहीं कि आखिरी दिन समस्या हो रही है, कई दिनों से जो है बेरोजगार वो परेशान हो रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। तारीख आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट या पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो, और लगातार आपके पास शिकायतें आ रही हो, तो एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की हालत है। मध्य प्रदेश की तस्वीर में देख रहा था और ये कोटपुतली जयपुर के पास का दृश्य है, जहां पर सुबह होते ही पॉप फटते ही लोग लग जाते हैं लाइनों में यूरिया के लिए, जिसको मिल जाता है। आप समझो कि बहुत भाग्यशाली है, वो किसी ट्रॉफी की तरह यूरिया उठाए अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। लगातार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि हम संकट नहीं होने देंगे, हम इसको देख रहे हैं, इसकी पूर्ति कराएंगे, ट्रेन से रैक आने वाला है। मगर इसके बावजूद यूरिया का संकट जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी है और राजस्थान में भी है। कांग्रेस का एक और संकट सामने आया है, जिसे लेकर मैं हमेशा से बात करता रहता था। आपको याद होगा, अपने बुलेटिन में पहले भी कहता था
कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला कांग्रेस को बड़ा दर्द देने वाला होगा। कहीं इसे खत्म कराने के पीछे बीजेपी तो नहीं है, और ये डर और अंदेशा नजर आने लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रस्ट के जरिए उतना ही चंदा आ रहा है, उससे ज्यादा चंदा आ रहा है, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में गुमनामी में पैसे दिए जाते थे, और गुमनामी में पैसे देने का सिस्टम बंद होने से खुलेआम लोग कांग्रेसियों को चंदा देने में डर रहे हैं। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, केंद्र सरकार या फिर बाकी एजेंसियां, मगर बीजेपी बड़े तरीके से, बड़ी सहूलियत से अपना गेंद खेल करके कांग्रेस के पाले में डाल देती है गेंद को। कांग्रेस समझती है देश का बड़ा मुद्दा है, जब तक जागती है तब तक पता चलता है, इससे उसी का नुकसान हो चुका है। पर हम राजस्थान की राजनीति को बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।